नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24 यूपीयू के उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रयागराज से। प्रयागराज में आज चौथा दिन चल रहा है और जिस तरीके से शंकराचार्य अखिलेशानंद जी अभी भी धरने पर बैठे हैं और विपक्षी पार्टी उनके समर्थन में उतर आई है और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी फोन किया, शिवपाल यादव ने भी उनसे बात की और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उर्फ लल्लू जी भी उनके पास पहुंचे। हमारे पास कुछ विजुअल है, वो पहले हम चाहेंगे कि वो चल जाए। हम लोग दिखावटी नहीं सनातनी है, वो दिल के अंदर है और वो खून के अंदर है, वो ब्लड के अंदर है, वो मरते दम तक रहेगा। इनकी तरफ दिखावटी नहीं, इनकी तरफ बनावटी नहीं। केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए हम नहीं, हम सत्ता के लिए और अपने सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग समर्पित हैं। और निश्चित तौर से महाराज आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हम सबके ऊपर बना रहे। हम सब पूरे तरीके से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक साथी, आप इस जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और आपकी सेवा करने के लिए हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी सेवा करेंगे। आपके चरणों की धूल हम अपने माथे पर लगाकर हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। आपके चरणों में शीश नवाते हुए, दंडवत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको बताते चले, कल अजय राय उर्फ लल्लू जी प्रयागराज पहुंचे थे और माघ मेला में वो शंकराचार्य से मिलने गए और उन्होंने सरकार के ऊपर सीधे सीधे निशाना साधा। आज चौथा दिन चल रहा है, अभी भी अखिलेशानंद जी महाराज वो धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। पहली मांग है उनसे प्रशासनिक अमला आकर के माफी मांगे और उनको संगम नोट तक स्नान करवाए। लेकिन प्रशासनिक अमले से भी शंकराचार्य को नोटिस भेजी गई है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। तो उसमें कल 3 बजे शंकराचार्य महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले। यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक नहीं पूछ सकते कि हम शंकराचार्य है या नहीं है। तब से प्रशासन अमला जो है ये पूछने लगा। फिलहाल राजनीति इस पे काफी गरमा रही है और विपक्षी सरकार के ऊपर हमलावर है। शंकराचार्य जी ने साफ तौर पे कहा अखिलेश यादव से बात करते हुए कि हम 1 साल पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी तब भी हमने आपसे गौरक्षा को लेकर के बात की थी। क्या हुआ उस मुद्दे को लेकर के? क्या आपने अपनी पार्टी में बात किया? कई मुद्दों पर शंकराचार्य महाराज ने उनसे बात किया। अब देखने वाली बात होगी, माता प्रसाद जो कि विपक्षी दल के नेता हैं, वो शंकराचार्य से मिलने के लिए कह रहे हैं, अब कब मुलाकात होगी। अब चलते हैं सभी अपने साथियों के पास, एक एक करके सभी से आज की उनके जिले की खबर जानेंगे। हमारे साथ पहले जुड़ रहे हैं इंद्रवीर। इंद्रवीर, आज सबसे बड़ी खबर क्या है रायबरेली से? देखिए ज्ञानेन, मैं आपको बता दूं, अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली इस समय खासकर अगर हम बात करें, मैं मेरे पीछे आप देख सकते तमाम सारे ये वाहन है और इन वाहनों को लेकर कल जैसा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी रहे और राहुल गांधी अब यहाँ से कल, चूंकि उनका 2 दिवसीय दौरा था, लेकिन कल देर शाम राहुल गांधी यहाँ से रवाना हुए हैं लखनऊ के लिए और उनकी तमाम सारी जो अपनी कार्यक्रम थे वो करते हुए, निपटाते हुए उन्होंने उनको जो है वहां अपने रवाना हुए। अब दूसरी चीज मैं अगर बता दूं आपको, मैं आज लाइव हमारे यहाँ सबसे बड़ा टॉपिक एक अगर बात करें तो रोड के एक्सीडेंटों पर कहीं ना कहीं उस तरीके से नियंत्रण जिस होना चाहिए वो अब नहीं दिख रहा। और खासकर अगर बात करें थाना डलमऊ क्षेत्र में जिस तरीके से एक हफ्ता भी नहीं बीता है, 15 जनवरी को अगर मैं बात करूं, 15 जनवरी को एक सगे भाई बहनों ने एक डंपर की चपेट में आ गए थे और उनकी दर्दनाक मौके पर मौत हो गई थी। उसमें व्यापारियों ने रोड जाम किया, वहां के आला अधिकारी आए, क्षेत्राधिकारी गए, तमाम सारे एसडीएम और तहसीलदार, मतलब तमाम सारे आला अधिकारी मौजूद रहे रायबरेली के और वहां पे जो समस्या रही उन समस्याओं को लेकर के उन्होंने जाम किया रोड, सगे भाई बहनों की मौत हुई। कल फिर एक घटना हो जाती है
थाना डलमऊ के 14 मील क्षेत्र में, और वहां पर भी 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो अगर जिस तरीके से ये मौत का सिलसिला एक्सीडेंटों को लेकर, और ये भी बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल आपस में लड़ी, लेकिन क्षेत्राधिकारी ने भी कहा कि लोगों ने बताया कि डंपर की चपेट में आ गई थी मोटरसाइकिल वाले, और उसकी वजह से डंपरों का जिस तरीके से रायबरेली में आतंक है, रोडों पर फर्राटा भरते नजर आते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, उसको लेकर के जो मौतें हो रही है, आखिर क्यों उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, एक बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर भी। और एक्सीडेंट को लेकर शासन प्रशासन रोड एक्सीडेंट को लेकर लगातार अवेयर कई सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, कई सारे जागरूक अभियान चलाए जाते हैं, कई सारी नो एंट्री और तमाम सारे होते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम सारी ऐसी चीजें होती है जो जमीनी स्तर पे अब एक्सीडेंट का जो ग्राफ है फिर से एक बार उछाल मारता दिख रहा है। हमारे पास क्षेत्राधिकारी गिरजाशंकर त्रिपाठी की बाइट है, हम चाहेंगे एक बार वो आप सुने, और उसके बाद देखें कि कल जो एक्सीडेंट हुआ ये भी एक भयावह एक्सीडेंट था। जी, क्या मामला है, क्यों जाम लगा हुआ था? ये आज अभी करीब 45 मिनट पहले डलमऊ रायबरेली राजमार्ग पे 14 मील के पास 2 बाइकों में आपस में टक्कर हो गई है। इसमें वो असंतुलित होकर के दोनों बाइक सवार गिर गए, जिसमें एक प्रदीप और ननकऊ की डेथ हो गई है, और नवीन जो दूसरा बाइक चालक था वो घायल है, उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अभी ये जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, बाइक आपस में लड़ने से ये दुर्घटना हुई है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि पीछे से डंपर आई है, उसकी चपेट में बच्चा आ गया है। तो इसके विषय में हम लोग जानकारी कर रहे हैं, कैमरे दिखवा रहे हैं, जैसे भी डंपर के विषय में जानकारी मिलेगी हम लोग अपनी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती रहती है, देखा चाहे एक्सप्रेसवे पे देखा जाए, चाहे शहरों में देखा जाए, लगातार आसपास के जिलों में हर वक्त एक सबसे बड़ा परेशानी का सबब होता है बड़े वाहनों को, ओवरलोड वाहनों को, और कार्रवाई के नाम पे शून्य होती है। केवल अगर बात करें तो जिस तरीके से ठंड का माहौल है, और खासतौर पर शहरों में तो नो एंट्री का समय होता है, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक नो एंट्री लगा दी जाती है। क्या उसके बाद भी प्रशासनिक अमला इन गाड़ियों को एंट्री देता है? क्या किसी की मिली भगत होती है कि इन गाड़ियों को एंट्री मिलती है? क्या इस पूरे मामले को लेकर के आप? देखिए ज्ञानेंद्र, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बीच में तमाम सारे लोगों के ऊपर FIR, अवैध वसूली और एंट्री को लेकर के तमाम सारी बातें हुई, एक्चुअली अभी डलमऊ फतेहपुर जो रायबरेली फतेहपुर मार्ग है, वहां पे ओवरब्रिज का काम जो है निर्माणाधीन है, और जर्जर पुल था और बहुत स्थितियां खराब हो गई थी। बाढ़ में हम लोगों ने देखा बीच में एक बार फिर वो रोका गया था, और फतेहपुर से रायबरेली आने के लिए वही मात्र पुल है जो रायबरेली और फतेहपुर लोगों को गंगा का पुल है, और वो पार करा था। तो उसमें जर्जर स्थिति बाढ़ में देखा गया, बाढ़ में तमाम सारी उस पर खबरें चली, तो उससे बाढ़ में कुछ काम किया गया, लेकिन बाढ़ के बाद ये हुआ कि जब इस समय कुछ राहत मिलेगी बरसात से, तो उसको निर्माणाधीन उसका ठीक ठाक कराया जाएगा। तो उसमें बजट उसमें पारित हुआ था, उस बजट को लेकर के लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी, अब वो निर्माणाधीन है और बहुत जल्द वो बनकर तैयार भी होगा, और तमाम सारे जो उसके विभाग है, चाहे वो NHI हो, चाहे वो अपना और विभाग हो, तमाम सारे विभाग उसमें, सेतु निगम हो, तमाम सारे विभाग लगे हुए हैं और काम चल रहा है। तो ऐसे में लेकर के जिस तरीके से डलमऊ आया, क्योंकि डलमऊ से ही फतेहपुर लास्ट थाना है, उसके बाद फिर डलमऊ के बाद फतेहपुर चालू हो जाता है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं वहां एक जिस तरीके से बैरिकेडिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए, पुलिस ने कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी जब नो एंट्री हो जाती है, जब आने का समय होता है, तो ये कहीं ना कहीं उस तरीके से आते एक मनमानी तरीके से अगर बात करें तो रफ्तार जो है उनकी, वो रफ्तार धीमी नहीं दिखती, इस वजह से ये एक्सीडेंट अब देखने को लगातार मिल रहा है। तो इससे रायबरेली SP और ऊपर की जो गाइडलाइन है उनको लेकर भी ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग लोकल स्तर पर बैरिकेडिंग करके किस तरीके से उसको धीरे से रिलीज किया जाए। तो इन पर तमाम सारे विषयों पर पुलिस भी काम कर रही है, और जो आलाधिकारी SDM या तहसीलदार या जो और आलाधिकारी है वो सब बात कर रहे हैं कि इनको कैसे से किसी न किसी तरीके से इन पे ब्रेक लगाया जाए, जो मौतों का सिलसिला या जो मौतें हो रही है एक्सीडेंट पे, इनमें कहीं ना कहीं गिरावट आए, इसको बात की जा रही है। जी ज्ञानेंद्र, बिल्कुल, देखिए बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण जो है त्योहार एक तरीके से चल रहा है, माघ मेला, और रायबरेली एक तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर पश्चिमी क्षेत्र से कोई भी आएगा तो जिला रायबरेली होकर प्रयागराज
नहीं पहुंच सकता और इसके प्रशासनिक अमले को इस माघ मेले के पहले से ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए थी। ये कहेंगे जरूर कि इसमें प्रशासनिक अमले की बड़ी लापरवाही है। अब सोच विचार रहे हैं अगर एक्सीडेंट होने के बाद भी तो देर जागे हैं लेकिन दुरुस्त जागे हैं, लेकिन इसको और भी जितनी जल्दी कराया जा सके उतनी जल्दी हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर कोई घटना के बाद कोई प्रशासनिक अमला जागता है तो काफी निंदनीय बात होती है। ऐसा कई बार देखा गया है, प्रतापगढ़ में भी ऐसा देखा गया है कि माघ मेला मौनी अमावस्या के पहले 16 तारीख को एक तो गाड़ी से लोग जा रहे थे, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, 20 से 25 लोग उसमें घायल हुए थे, तब प्रशासनिक अमला जागा था। तो देर से प्रशासनिक अमला जागता है और उसके बाद कहते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके सभी अधिकारियों से आप जरूर एक बार बात करिएगा और पूरी खबर कंप्लीट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर। हमारे साथ आदर्श गुप्ता हरदोई से जुड़े हुए हैं। आदर्श, क्या बड़ी खबर है हरदोई से? ज्ञानंद जी आज हम बताना चाहेंगे हरदोई जनपद में हमारे पीछे आप ये पोल देख सकते हैं, ये ट्रैफिक पोल है। ये करीब 4 दिन से ऐसे टूटा पड़ा था, लेकिन आज किसी नगर आप जैसे हमारा लाइव स्टार्ट हुआ है, यहाँ नगर पालिका की गाड़ी आई है। हम गाड़ी दिखाएंगे आपको, ये देखिए नगर पालिका की लाइव गाड़ी हम आपको गाड़ी आई है, इसको हटाने के लिए और हटाए हैं। ये करीब 4-5 दिन हो गया ऐसे झुका था। यहाँ पर जो गाड़ियां निकल रही थी वो भी इसको टच होकर निकल, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये तार टूटा, ये पूरा जो है पोल झुक गया है। और यहाँ पर जिलाधिकारी अनुनय झा ने यहाँ के जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि जितने भी ट्रैफिक लाइटें उसको सही कराया जाए और इंटरलॉकिंग करवाई जाए, लेकिन इसको सही तो नहीं करवाया गया था, लेकिन ये टूट के झुक गया है। और एक और बताएं ज्ञान जी, एक इधर से और देखिए ये ट्रैफिक लाइट लगी है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी टूटने की कगार पर है। आदर्श, ये बिजली का पोल है, इसमें कितने वाट का ये है? बिजली के तारे गई हुई 11,000 वाट की है कि 440 है? हम अपनी बात को रोकना चाहेंगे, ये बिजली का पोल नहीं है, ये यहाँ पर ट्रैफिक की लाइटें लगी हुई हैं। जो ट्रैफिक लाइटें यहाँ पर 4-5 दिन से टूटी पड़ी है। खंबा नीचे से पूरा दिखाएंगे आपको, खंबा आपको दिखाएं पूरा, देखिए इसकी ये कंडीशन है। ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे सीधे, देखिए, ये देखिए यहाँ से ये टूट चुका है, ये देखिए, और ये पूरा आप देख रहे हैं। यहाँ पर हरदोई जिलाधिकारी जो थे अनुनय झा, उन्होंने इसको यहाँ पर लेकर निर्देश दिए थे कि इसको जितनी भी ट्रैफिक लाइटें इसको हटाया जाए और सब सही करवाई जाए, लेकिन इसको सही नहीं करवाया गया। हाँ, ये टूट के झुक गई है। जबकि तो लखनऊ रोड से तक आता है, क्योंकि यहाँ पर एक मेन चौराहा है लखनऊ चुंगी, एक तो जो है नवीन गल्ला मंडी को रोड जाती है, दूसरी रोड जो यहाँ पर हम दिखलाना चाहेंगे आपको सिनेमा चौहार को जाती है, और तीसरी रोड लखनऊ जाती है, और चौथी बिलग्राम रोड को जाती है। लेकिन इस चौराहे पर जो ट्रैफिक की जो लाइटें लगी हैं, क्योंकि जब भी कट निकलता है इसमें छूकर निकलता है, कई हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं जाग रहा है। और दूसरा जो यहाँ पर दूसरी जो लाइट ट्रैफिक की, वो भी टूटने की कगार पर है। अगर यहाँ पर उस पर भी अगर नहीं देखा गया, ये भी एक तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अगर ये किसी की गाड़ी के ऊपर गिरा तो चोट भी लग सकती है, गाड़ी डैमेज हो सकती है। लेकिन प्रशासन जो है अभी आंख मूंद के बैठा हुआ है, जब यहाँ पर कोई हादसा होगा तभी प्रशासन यहाँ पर चेतेगा। जी ज्ञान जी सर, यहाँ पे जो आप किस लिए आए? ये पोल हटाने के लिए नगर पालिका से भेजा गया जी, तो सर यहाँ काफी दिन से पोल टूटा पड़ा था सर, हमको सूचना तो आज ही मिली है, आज नगर पालिका में आज मिली है, तो आज हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर हम आपको ज्ञानी बताना चाहिए, जो भाई साहब आए नगर पालिका से इनको हटाने के लिए, इनको आज सूचना दी गई। आज से पहले 5 दिन से झुका पड़ा था, कोई सूचना इनको नहीं दी। ये भी एक लापरवाही का सवाल है। नगर पालिका अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस की हम बात करें वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रैफिक की लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ जितनी भी गाड़ियां निकल रही हैं सब इससे टच होकर निकल रही है। अगर इसको यहाँ पर से हटाया न जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी जी बिल्कुल, देखिए हादसा हो सकता था। अगर जिला अधिकारी की बातें नगर पालिका के कर्मचारी नहीं मानते तो इससे बड़ी लापरवाही और कोई नहीं देखी जा सकती। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि आदेश के बावजूद भी ट्रैफिक की लाइटों को नहीं हटाया गया और वो एक लापरवाह देखी जा रही है। इससे संबंधित अधिकारियों से जरूर बात करिएगा आदर्श, और इस खबर को पूरा अपडेट करिए। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं आदर्श? जी ज्ञानंद जी, नगर पालिका की लापरवाही नहीं है, क्योंकि इनको जानकारी नहीं थी। यदि जानकारी होती तो हो सकता है पहले ही पोल हट जाता। आज इनको जानकारी दी गई है कि मतलब किसने जानकारी दी आपको? यही से ट्रैफिक पुलिस वाले गए थे, तो ट्रैफिक पुलिस ने इनको जानकारी दी है इसको हटाने के लिए।
तब ये यहाँ पर आया, आज इसको हटाया जाएगा और जो यहाँ पर जो ट्रैफिक है सुरक्षा रूप चालू रहेगा। जी ज्ञान। बिल्कुल, देखिए मेन चौराहा है लखनऊ से कनेक्टिविटी करने वाला और इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए, क्योंकि ट्रैफिक एक सबसे महत्वपूर्ण जो है एक शहर की रेखा होती है। अगर ट्रैफिक दुरुस्त होगा तो आवागमन में साफ तौर पे पब्लिक को परेशानियां नहीं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस खबर के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से अवनीश, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है कानपुर से? अवनीश, आवाज आ रही है आप तक? अवनीश, जी आज की सबसे बड़ी बिल्कुल बिल्कुल योगेन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक कुशाग्र हत्याकांड जो है 2023 में जो है हुआ था, 30 अक्टूबर को एक जो है 10वीं का छात्र है कुशाग्र जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसमें जो है कल जो यहाँ की कोर्ट है उसने फैसला सुनाया है। जो उसमें दोषी थे, जो उनकी टीचर थी, वो इसका प्रेमी और उसका एक दोस्त, जो 3 दोषी थे, उनको जो है दोषी करार कोर्ट ने दिया और कल 22 तारीख को कल जो है उनको कहीं ना कहीं यहाँ से फिलहाल सजा भी सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि जो ट्यूशन टीचर थी रचिता वत्स, उनके प्रेमी प्रभास शुक्ला और सहयोगी शिवा गुप्ता, इन तीनों लोगों को जो है कोर्ट ने दोषी माना है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से एक गुरु का जो है कहीं ना कहीं एक दर्जा दिया गया है भगवान से भी बढ़ करके, अगर वही इस तरीके के कृत्य करेंगे तो लोग भरोसा और विश्वास कैसे करेंगे। आप चंद रुपयों के लिए कहीं ना कहीं जो है उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद में जो है लगातार लगभग 2 साल से जो है इस पे केस चल रहा है। जो कुशाग्र की माँ है वो भी कहीं ना कहीं अपना दर्द जो है बयां करती नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी आरोपी हैं इनको फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल कल जो है इस पे फैसला सुनाया जाएगा और उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि कड़ी से कड़ी जो है कहीं ना कहीं कोर्ट इनको फैसला सुना करके इनको सजा देगी। योगेन, ज्ञानेंद्र। अ, अ, बिल्कुल, देखिए अवनीश, ये पूरा हाइलाइटेड बहुत ही मामला मामला था। अगर कल इसमें फैसला आने वाला है तो उस परिवार को, उस बच्चे के परिवार को, माँ बाप को कहीं ना कहीं एक खुशी की होगी, लेकिन वो भी चाहते होंगे कि इन आरोपियों को जो है फांसी की सजा दी जाए। क्या आपकी परिवार से कोई बात हुई? जो सजा अगर कल सुनाई जाएगी तो उनकी नजर किस चीज की होगी और क्या कर सकते हैं? कुछ आपकी उन परिवार वालों से कोई बात हुई क्या? उनके माँ बाप से आपकी कोई बात हुई? परिवार के किसी व्यक्ति से आपकी बात हुई? बिल्कुल, देखिए जो उनकी माँ है वो क्योंकि माँ का आप दर्द समझ सकते हैं कि किस हाल में जो है एक नवयुवक जो है 10वीं में पढ़ने वाला छात्र जो है अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर दर्द है, तकलीफ है। वो इस समय कहीं ना कहीं बात करने के उसमें नहीं है, लेकिन जो साफ तौर पर उसका कहना है, जो लोगों से बातचीत हुई है और जो उन्होंने कहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये जो दोषी हैं जिनको कोर्ट ने भी दोषी माना है, उनको जब फांसी की सजा दी जाएगी तभी जो है उनके मन में शांति मिलेगी और जो कुशाग्र हैं उसकी भी आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिलेगी। तो फिलहाल जो परिवार है, पूरा परिवार या पूरा जो कानपुर शहर है, वो बिल्कुल जो है फांसी की मांग कर रहा है कि इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, जो चंद पैसों के लिए कहीं ना कहीं जो है लोगों की जान ले लेते हैं, उनको जान की कोई कीमत नहीं है, उनके खिलाफ में ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए जिससे कहीं ना कहीं एक बड़ी नजीर भी मिले और जो आने वाले भविष्य में जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं उनको एक कहीं ना कहीं जो डर और भय का भी माहौल उनके दिमाग और मन में जाए। योगेन, ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, देखिए अवनीश, आपको बताते चले कि बहुत ही पेचीदा मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि कल कोर्ट का आदेश क्या आता है, उन लोगों को क्या सजा मिलती है, एक माँ के कलेजे को कैसे ठंडक पहुंचती है। माँ तो फांसी की मांग जरूर करेगी, क्योंकि 10वीं की छात्र, मतलब उसकी उम्र तकरीबन 13 से 14 साल के आसपास की, और उसका दिल का जिगर का टुकड़ा अगर उसके पास से चला जाए तो एक माँ ही उसका दर्द जानती है और झेलती है। और इतने सालों से एक आस लगा के बैठी थी कि अब हमारे बेटे को इंसाफ मिलने जा रहा है, और बिल्कुल वो फांसी की मांग रही। फिलहाल माननीय न्यायालय का ये मामला है और न्यायालय अब कल देखने वाली बात होगी कि क्या आदेश आता है और क्या माँ को ठंडक मिलती। उसकी माँ से जरूर बात करिएगा, बेटे की माँ से जरूर बात करिएगा अवनीश, और पूरी खबर पे अपडेट बनाए रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश। आपको बताते चले कि जिस तरीके से बीते रविवार और सोमवार को नोएडा में एक युवराज मेहता, जो कि एक तालाब में गिर गए थे और 2 घंटे तक अपने पिता से बचाने की मांग करते रहे, लेकिन एक बाप के सामने एक जिगर का टुकड़ा टूट के मर जाता है, प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचता है। तो नोएडा के एक बड़े अधिकारी को
सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, नहीं किया जाता, हटा दिया जाता है। 100 घंटे बाद उस गाड़ी को, जिस गाड़ी से वो एक नाले में गए थे युवराज, उसके बाद घंटे बाद उस गाड़ी को वहां से निकाला गया है। और लगातार वहां के लोकल लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब यहाँ होर्डिंग लगाने से क्या मतलब है, अब यहाँ लैंडमार्क लगाने से क्या मतलब है? फिलहाल लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई हो, यहाँ तक कि नोएडा प्राधिकरण से भी, क्योंकि सबसे बड़ा प्राधिकरण अगर बात करें 7 से 8 हजार करोड़ का प्राधिकरण है नोएडा प्राधिकरण, और एक से अधिकारी के ऊपर कार्रवाई, इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हो सबके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और कल देर शाम वो गाड़ी निकाली गई तो लोग एकदम भयभीत हो गए कि किस तरीके से पूरी घटना घटित हुई थी। और साथ ही साथ प्रयागराज के माघ मेले में लगातार शंकराचार्य को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। वो अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, उनके शिष्यों से माफी मांगने की मांग शंकराचार्य महाराज अड़े हुए हैं और उनको संगम नोस तक स्नान करने की बात कह रहे हैं। फिलहाल उनके साथ अब कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी भी अब उनके साथ हो गई है। अखिलेश यादव ने बात किया, कल अजय राय और लल्लू वहां पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद, वो उनसे मिलने के लिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे IBC 24 यूपी यूके। नमस्कार।